अगर हम एनएफओ में पैसे लगा रहे हैं, मान लीजिए अभी जो एनएफओ हैं या आने वाले टाइम में जो एनएफओ आएंगे, वो क्या हम्म, क्राइटेरियाज हैं, वो क्या पॉइंट्स हैं जिसको हमको हम्म, चेक करना चाहिए अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें इस एनएफओ में पैसा लगाना है? हम्म। क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं पैसे लगाने से पहले एनएफओ में देखनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये मेरे हिसाब से। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, जिनके पास ऑलरेडी सब कैटेगरीज जो हम कहते हैं कि 5 से 6 फंड्स होने चाहिए आपके पास, लार्ज मिड स्मॉल फ्लेक्सी, ये सब ऑलरेडी है। और अगर आपको कोई एनएफओ ऐसा आ रहा है जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, और आप उसको एज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी है अगर, या डिफरेंट एसेट क्लास है, समझो मल्टी एसेट कैटेगरी है फॉर एग्जांपल, जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है और उसका एनएफओ आ रहा है, तो उस टाइम पे आप सोच सकते हैं। सो मेरे हिसाब से कोई एक अगर आपके पोर्टफोलियो में मिसिंग है, लेकिन वो एक जो आपके पोर्टफोलियो में जरूरी है, जो एक जरूरी मात्रा में होना चाहिए, वो मिसिंग है, तो नंबर वन। नंबर टू, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कहूंगी कि लोग एग्जिस्टिंग फंड्स में ही पैसा लगाते हैं। उसकी रीजन ये है कि आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, आपके पास फंड मैनेजर का पूरा चिट्ठा खुला है कि हर वॉलेटाइल मार्केट में, अगर हम पिछले 4 साल 3 साल 5 साल के देख लें, कि हर वॉलेटाइल मार्केट में वो फंड मैनेजर ने किस तरीके का प्रदर्शन किया हुआ है। सो वो एक ट्रस्ट फैक्टर बैठ जाता है अगर आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड है तो। ठीक है। तीसरा, जिस तरीके से सेक्टोरल एनएफओज इस तरीके के आ रहे हैं, क्योंकि वो सिक्लिकल नेचर के होते हैं, तो अगर ऐसा लगता है कि एक सेक्टोरल फंड आपके पोर्टफोलियो में डालना है और अभी इस पर्टिकुलर सेक्टर का टाइम है, जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं कि जो बजट रहा है, हम्म। हर जगह बस कंजम्पशन कंजम्पशन की एक दौड़ मची हुई है, तो अगर ऐसा लगता है तो एक आप कंजम्पशन में सेक्टोरल फंड आपके पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिस्क्लेमर है विपुल, के ऐसा नहीं है कि आपके जो एग्जिस्टिंग फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप मिड कैप है वो लोग कंजम्पशन को ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो भी आपको उतना ही पोर्टफोलियो में डालेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि आगे ट्रेंड क्या रहने वाला है। सो हम्म। ध्यान से सोच समझ के पोर्टफोलियो को देख के, या तो फिर अगर नहीं समझ में आता है, आपके एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के फिर डिसीजन ले, लेकिन अननेसेसरी बाइंग ना करें बस। बिल्कुल अननेसेसरी, ये मतलब कुछ भी खरीद लेना है ऐसा मत करें। सोच समझ करके पूजा जी जैसी जो फाइनेंशियल प्लानर होती हैं उनके साथ बातचीत करके अपना निर्णय लें, तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे। राजपूत विनय जी कह रहे हैं मेरा सवाल ले लीजिए। बिल्कुल सर, कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, आप लोग परेशान मत होइए। इनके पास मैम राजपूत विनय जी ने अपना जो पोर्टफोलियो भेजा है, एक तो इनके पास मोतीलाल ओसवाल के का मिड कैप फंड इन्होंने ले रखा है, और उसमें जो है इन्होंने 1000 के एसआईपी कर रखे हैं। निपॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड में ये 1500 रुपये लगा रहे हैं। बंधन स्मॉल कैप में ये 800 रुपये लगा रहे हैं। जेएम जेएम के जो है इसमें जो है ये फ्लेक्सी के 1000 रुपये लगा रहे हैं। एसबीआई गोल्ड में 700 रुपये लगा रहे हैं। तो डीएसपी नेक्स्ट 50 में जो है 600 रुपये लगा रहे हैं। और 9 से 12 साल का नज़रिया है, अगले 2 महीने में डबल करूंगा, 13 लाख जोड़ने हैं। तो इन्होंने अपना टारगेट जो है रखा हुआ है, अगले 2 महीने में 13 लाख। डबल क्या करेंगे सर? डबल क्या अपना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं? 12 साल का नज़रिया है। मैम आपकी टिप्पणी क्या होगी? 13 लाख रुपए इन्हें जोड़ने हैं, 500 700 अलग अलग इन्होंने ले रखे। सर मैम एक चीज़ समझना चाहेंगे कि जब आपके पास ऐसा हो कि आपके पास 4-5 हज़ार रुपये 7 हज़ार रुपये आपको लगाने हैं, तो क्या 200 300 500 600 इस तरह की एसआईपी करनी चाहिए, या 2 या 3 फंड ऐसे चुनने चाहिए जिसमें पैसे लगाने चाहिए? जैसे इन्होंने एक जगह 600 लगा रहे हैं, एक जगह 800 लगा रहे हैं, 4-5 फंड ले रखे हैं, तो क्या ये स्ट्रेटजी सही है, या फिर 2 या 3 फंड चुन करके उसमें पैसे लगाने चाहिए? देखिए बहुत अच्छा सवाल है विपुल। सबसे पहले इनको जो इनका टारगेट है कि इनको 12 साल में 13 लाख की राशि जुटानी है, तो 5,600 की जो एसआईपी चल रही है उससे तो वो अराउंड 17.85 लाख रुपीस जुटा लेंगे, अगर हम 12% का अजम्पशन रिटर्न लेके चले तो डेफिनेटली जितनी चाह है उससे तो ज्यादा ही रिटर्न इनको मिल जाएगा अगर यही एसआईपी अमाउंट। लेकिन आई थिंक इन्होंने कुछ आपको मेंशन भी किया है कि वो डबल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो हम्म। डेफिनेटली डबल इन्वेस्टमेंट तो डबल रिटर्न आप अज्यूम करना, कि अगर 10,000 की एसआईपी हो रही है तो सामने आपका रिटर्न भी 35 लाख तक पहुंच जाएगा। और जो सवाल फंड सिलेक्शन अच्छा है विपुल, लार्ज मिड स्मॉल फ्लेक्सी जो मेन होना चाहिए। इन्होंने एक डीएसपी नेक्स्ट 50 भी ले रखा है, एक इंडेक्स फंड है, जो निफ्टी के
फर्स्ट 50 नहीं, लेकिन उसके बाद की जो 50 कंपनीज है उसमें पैसा लगाते हैं, जो मेरे हिसाब से प्योर मिड कैप से थोड़ा कंजर्वेटिव है, लेकिन एट द सेम टाइम लार्ज कैप से थोड़ा अग्रेसिव बीच में आता है। सो वो भी एक ठीक है, लगाना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट अननेसेसरी आपके पास लार्ज और मिड भी है, सो पोर्टफोलियो में कितना ही रेप्लिका हो जाए। एक गोल्ड फंड ले रखा है, आई थिंक गोल्ड फंड में एक एसआईपी करना यू नो एक बनता है, क्योंकि 10% पोर्टफोलियो का होना चाहिए। लेकिन जो आपने अमाउंट्स पूछे विपुल, मेरे हम्म, हिसाब से इन्होंने लार्ज कैप से शुरुआत की होगी, शायद 1500 रुपए लार्ज कैप में इन्होंने डाले हैं, मिड कैप में इन्होंने 1000 डाले हैं, स्मॉल कैप में इन्होंने कम डाले हैं। सो नॉर्मली जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, समझो 5000 की एसआईपी करने हैं, तो 1000 1000 के 5 फंड्स ले लेते हैं, सिंपल है। और अगर समझो कोई एकदम पहली बार नहीं कर रहा है लेकिन समझता है इन्वेस्टमेंट्स को और पहले भी किया हुआ है, तो 2 फंड से भी शुरुआत कर सकते हैं। 2,500 के आप 2 फंड्स ले लो, जिनको बहुत लंबा समय नहीं चलना है, जिनको मिड स्मॉल कैप नहीं लेना है, जो एक मिडिल एज या तो फिर एक लो इनकम ग्रुप वाले कैटेगरी से आते हैं, जिनको स्मॉल मिड कैप हमको देना भी फिलहाल नहीं चाहिए, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि अगर मार्केट नीचे गई और क्या। तो उनको आप 2.5 का दो फ्लेक्सी या तो फिर मल्टी कैप या लार्ज कैप एंड मिड कैप दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अगर कोई यंग इन्वेस्टर है जिसको नॉलेजेबल है, सब समझता है, तो आप 5 एसआईपी दे दो, लार्ज मिड स्मॉल फ्लेक्सी कॉन्ट्रा, ठीक जी। है। सो मेरे हिसाब से किस तरीके की आप इन्वेस्टर है और हम्म, क्या बैकग्राउंड है, उस हिसाब से सिलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं मैम। और अगले हम एनएफओ पे सवाल आपसे करें उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं जो कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन ले लीजिए मेरे बच्चे के लिए जो कि उम्र 1 से 1.5 साल है, और कह रहे हैं कि मैंने उसके लिए उसकी पढ़ाई के लिए एजुकेशन के लिए एचडीएफसी के मिड कैप का 1 लाख में उसमें 1 लाख रुपए, बंधन स्मॉल कैप में 50,000 रुपये का लमसम अमाउंट इन्होंने रखा हुआ है। कह रहे हैं कि क्या मुझे इसमें कोई बदलाव करना चाहिए, ऐड करना चाहिए कोई नया फंड, क्या ये सही है? अब पढ़ाई के लिए मुझे लगता है शायद ये अगले 8-10 साल के बाद की ही बात कर रहे होंगे, 10-12 साल 13 साल जब वो हायर एजुकेशन के लिए जाएगा। क्या सजेशन रहेगा? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे छोटे हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? लमसम अमाउंट रखना चाहिए? कितना अमाउंट होना चाहिए बच्चे के हायर एजुकेशन को लेकर के? ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो सबके मन में होगा, और इनका चुनाव कितना सही है? जी बिल्कुल विपुल, मेरे हिसाब से बच्चों की पढ़ाई तो हम हमारा प्राइमरी गोल बन गया है अभी। तो जैसे आपने राइटली पुट अप किया, आई थिंक इन्होंने मेंशन किया कि 1 साल का बच्चा है, तो डेफिनेटली मैं समझ रही हूँ एटलीस्ट 15 साल तक तो इनको नहीं लगने वाला ये पैसा। तो अगर हम 15 साल के लिए भी ये जो 1.5 लाख रुपए इन्होंने शुरू किए वो देखे, तो अराउंड 8 लाख रुपए तक इनका कॉर्पस बन जाएगा। लेकिन हम सबको पता है कि 8 लाख में कुछ नहीं होने वाला है, आपको पढ़ाई के लिए एटलीस्ट 25-50 लाख के आसपास का कॉर्पस जुटाना होगा। सो अभी शुरुआत के लिए ठीक है, अगर एसआईपी कर सकते हैं तो बेटर है। देखो मेरे हिसाब से क्या होता है ना विपुल, एक माइंडसेट है एसआईपी। आपने हम्म, एक बार लमसम पैसा डाल दिया, आपको लगेगा मैंने बच्चे के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और फिर आप भूल जाते हैं। एसआईपी क्या है, आपको हर महीने याद दिलाती है कि आप कुछ निवेश कर रहे हैं। तो वो एक माइंडसेट, एक हैबिट हो जाती है, और एक अच्छा खासा उसमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिल जाता है। सो मेरे हिसाब से एक मिनिमम 10 से 15 हजार की एसआईपी जो है वो आपको साइड में रखनी ही चाहिए, अगर बच्चों के लिए कन्वीनियंटली आपको 25-50 लाख का कॉर्पस बनाना है, जो भी इन्फ्लेशन के बाद मैं कह रही हूँ। ठीक है। अब मिड और स्मॉल कैप जो आपने शुरू कर रखा है, फंड्स ठीक है, लेकिन खाली ये 2 फंड्स के ऊपर अगर अगर शुरू करोगे ना, अभी नेक्स्ट 1 ईयर में आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी दिखेंगे, तो शायद आपका वहां पे कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाएगा। सो बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे लगा रहे हो, तो एक आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में डाल सकते हो, या तो फिर मल्टी कैप कैटेगरी में डाल देते हो तो भी चलेगा। मिड कैप कर सकते हो आप, एकदम से स्मॉल कैप में अगर कर रहे हो तो मेरे हिसाब से एसआईपी करो, क्योंकि सिर्फ 2 फंड्स के ऊपर पैसा बना अगर डिपेंडेंट होगा तो वॉलेटाइल मार्केट्स में कॉन्फिडेंस चला जाता है। सो मेरे हिसाब से उधर डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। डाइवर्सिफिकेशन की लिए ज़रूरत है। मैम एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर कि अभी हमने देखा एनएफओज आ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। सेबी को क्या दिक्कत हुई? सेबी ने कई सारे नियमों में बदलाव किए, कुछ नियम सख्त किए, रकम कितने दिन तक खर्च करनी है, कितने दिन में खर्च करनी है, उसको लेकर के क्लैरिफिकेशन आया। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और सेबी क्या चाहता है? जी बिल्कुल विपुल, ये बहुत वैलिड और बहुत ही अभी के टाइम पे एक समझने वाली बात है कि हमने हमने
बहुत कुछ देखा पिछले कुछ टाइम में म्यूचुअल फंड में, जो लास्ट ईयर स्ट्रेस टेस्ट भी आने लगा मिड एंड स्मॉल कैप में। एट द सेम टाइम अभी भी मिड एंड स्मॉल कैप के ऊपर इतना सारा डिस्कशन चल रहा है, एंड ऑल ऑफ दैट, हर एक बात पे पॉइंट एंड टाइम एंड अगेन हम देख रहे हैं कि सेबी इज जस्ट प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। कि इन्वेस्टर अगर एनएफओ आप देखो ना, जब भी लॉन्च होते हैं ना, इस तरीके की एक मार्केटिंग होती है, इस तरीके की एक एडवर्टाइजिंग होती है कि हर इंसान को जैसे उसको निवेश करना है, तो सबसे पहले तो वो समझ बहुत कम होती है लोगों में कि मुझे आईपीओ में डाल रहा है, एनएफओ में डाल रहा है, उनको वो चीज की क्लैरिटी नहीं है। इस वजह से मिस सेलिंग हो जाती है एंड इन्वेस्टर अल्टीमेटली पैसा लूज करता है। काफी क्लैरिटी के बाद एंड काफी ट्रांसपेरेंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेस टेस्ट भी लास्ट ईयर हमने देखा मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरीज में, जो आया कि 25 या 50 दिन के अगर अंदर लिक्विडिटी अगर चाहिए अचानक से एक पर्टिकुलर मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में, तो वो पर्टिकुलर एएमसी का फंड को कितना टाइम लगेगा वो लिक्विडिटी लाने में। ठीक है, सो अभी जो एनएफओज जो आए हैं उसमें भी इस तरीके के नियम लागू होंगे 1 अप्रैल 2025 से। तीन चार नियम लागू होने वाले हैं, विपुल बता देती हूँ मैं। सबसे पहले तो जब भी एनएफओ में पैसा आता है तो उसको डिप्लॉय करने को एक टाइमलाइन सेट नहीं की थी। नॉर्मली 60 डेज तक डिप्लॉय होता था, लेकिन क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट है, हमने देखा था काफी ऐसे एएमसी जो कैश में बैठी रहती थी, तो इस वजह से इन्वेस्टर का जो रिटर्न जर्नी है वो शुरू नहीं होता था एंड पार्टिसिपेशन इन द मार्केट नहीं होता था। तो इन्वेस्टर इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये टाइमलाइन को कम करने में आया है। 60 डेज से ये 30 डेज पे आपको डिप्लॉय करना है पूरा का पूरा अमाउंट। हम्म। अब अगर अगर डिप्लॉय नहीं किया तो इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है कि वो एग्जिट कर सकता है वो फंड में, और उसको एग्जिट लोड भी नहीं लगेगा, जो नॉर्मली इक्विटी फंड्स में 1% लगता है अगर 1 साल के अंदर किया जाए तो ये एक हुआ। दूसरा कि आपको स्ट्रेस टेस्ट जो है वो एवरी 15 डेज में, तो जैसे वो भी एग्जिस्टिंग फंड्स के लिए, एनएफओ के लिए भी जब भी वो एक्चुअली ओपन एंडेड बनेगा, एक स्ट्रेस टेस्ट का वेबसाइट पे उनका भी आपको जो रिजल्ट है वो डालना पड़ेगा। जी। तीसरा, जो कमीशन दिए जाते थे डिस्ट्रीब्यूटर्स को फॉर दिस पर्टिकुलर एनएफओ फंड्स में, वो एग्जिस्टिंग फंड्स के मुताबिक ज्यादा होते थे। इस वजह से मिस सेलिंग भी ज्यादा हो जाती थी, क्योंकि एनएफओ आया तो वो 10-15 दिन के पीरियड में वो फंड को ज्यादा लोग सेल करते थे। बिल्कुल। तो कोई भी चैनल से आप ले लो, चाहे वो बैंकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एनी हम्म। चैनल, तो उसको भी मिस सेलिंग को कट करने के लिए वो कमीशन को भी एकदम से जो एडिशनल दिया जाता था वो भी कम करने में आया है। सो बहुत सारे चीजें, और बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, जो भी एएमसी के टॉप मैनेजमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको भी एक पर्टिकुलर परसेंटेज वो पर्टिकुलर एनएफओ में निवेश करना होगा, डिपेंडिंग उनका जो भी सैलरी या पे पैकेज है, ताकि स्किन इन द गेम रहे। सो बहुत सारे इस तरीके के क्लैरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इन्वेस्टर इंटरेस्ट, ताकि इन्वेस्टर को भरोसा बना रहे, सेबी ये सारे स्टेप्स उठा रही है। सो मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है, शायद इस वजह से एक मिस सेलिंग का पार्ट निकल जाएगा और हमें एनएफओज में इन्वेस्ट करने के लिए और पॉजिटिविटी मिल जाएगी। बिल्कुल। मैम, बहुत सारे एनएफओस खुले भी हुए हैं, उस पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। और पहले तो जो है हमारे दर्शक ने एक प्रश्न पूछा हुआ है उस पर ही बातचीत कर लेते हैं। कह रहे हैं कि एनएफओ डिस्कस हो रहा है तो प्लीज़ डिस्कस इडलवाइस का कंज्यूमर एनएफओ क्या सही रहेगा। एक तो ये इनका प्रश्न है। दूसरा, दो जो एनएफओ और जो हैं वो इसमें एक हेलियस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का है, एक 361 गोल्ड ईटीएफ फंड है। इन तीनों को अगर आप जज कर सकें कि क्या कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, और जो हमारे दर्शक का प्रश्न है पहले शुरुआत उसी से करना चाहेंगे, अगर आपने देखा हो तो। जी। जी बिल्कुल। देखिए मेरे हिसाब से कंजम्पशन तो स्टोरी है ही अभी जो हम देख रहे हैं। सो डेफिनेटली अगर आपके पोर्टफोलियो में एग्जिस्टिंग फंड्स हैं, जिसमें हम नॉर्मली जो कैटेगरी में कहते हैं लार्ज, मिड, स्मॉल, फ्लेक्सी, इस तरीके के हैं, जिसमें स्मॉल नहीं भी होगा चलेगा, लेकिन अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप मार्केट के उतार चढ़ाव को जानते हैं, आप सिक्लिकल नेचर जो एक सेक्टोरल फंड का है वो समझते हैं, जी। एंड एट द सेम टाइम अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, बट आप रिव्यू करते रहेंगे, एंड अगर आपको इस तरीके के फंड को आपके पोर्टफोलियो में शामिल करना है, तो आप डेफिनेटली कंजम्पशन, देखो कंजम्पशन ना एक एक थीम है। सो हर
काफी एक मैं कहूंगी कि इट इज नॉट अ वेरी कोर सेक्टर, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहेगा पोर्टफोलियो, इट विल बी अ वाइड रेंज पोर्टफोलियो। सो आप उसमें निवेश कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन, ये सारी थीम्स है, डिफेंस, वो सब बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको थीम अगर वाइड रेंज मिल जाती है तो करनी चाहिए। जो दूसरे अपने हेलियोस मिड कैप एंड 361 गोल्ड, गोल्ड अगेन मैंने कहा, गोल्ड तो कोई एएमसी का एक अलग से उसमें एक्टिव चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि इट इज जस्ट गोइंग टू रेप्लिका द गोल्ड प्राइसेस, ना, जो ट्रैकिंग एरर है उसको छोड़ के। सो गोल्ड का एएमसी रिलेटेड मुझे कोई उसमें डिफरेंस नहीं लग रहा। अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड नहीं है और अगर आपको हर महीने या थोड़ा बहुत अगर डिजिटली या ऑनलाइन इस तरीके से इन्वेस्ट करना है, तो आप कोई भी एएमसी का गोल्ड ले सकते हैं। इसमें आपको एनएफओ में डालना नहीं डालना कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है। हेलियोस इज अ न्यू एएमसी, लेकिन इनका एक्सपीरियंस इन द मार्केट बहुत पुराना है। जी। अच्छा खासा मैं कहूंगी एक अच्छा खासा फंड मैनेजर एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है। एंड मिड कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जो आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। अगर एग्जिस्टिंग फंड्स है तो नया एक और मिड कैप ऐड ना करें। अगर एग्जिस्टिंग फंड नहीं है और इस एएमसी में पर्टिकुलरली अगर निवेश करने के लिए पॉजिटिविटी आ रही है, तो डेफिनेटली मैं इसमें मना नहीं करूंगी, आप कर सकते हैं इसमें निवेश। ठीक। मैम, कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी, एक हमारा छोटा सा पोर्टफोलियो हम हमारे पास मनीष जी का आया है, हम चाहते हैं चलते चलते अगर आप टिप्पणी कर दें। जी आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 पे 10,000 की एसआईपी ये कर रहे हैं। इसके अलावा मोतीलाल के मिड कैप में ये 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं। निपॉन का भी मिड कैप ले रखा है, उसमें भी 10,000 है। इसके अलावा एसबीआई का पीएसयू फंड है, उसमें भी ये 10,000 रुपये लगा रहे हैं। बंधन बैंक के स्मॉल कैप में भी ये पैसे लगा रहे हैं 10,000 रुपये की। और एक इन्होंने एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप ले रखा है 10,000 रुपये। आईसीआईसीआई का ब्लू चिप ले रखा है और साथ ही साथ तो उसमें भी 10,000 रुपये लगा रहे हैं। करें 15 साल में ये कितनी रकम मेरे पास इकट्ठा हो जाएगी। तो ठीक ठाक फंड ये इस समय इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो करीब इनके पास 60,000 रुपये की एसआईपी इनकी चल रही है, जिसमें अगर 70,000 होगी ना, 70,000, फंड। जी हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही मैम। जिसमें कि एक फ्लेक्सी कैप को और आईसीआईसी का ब्लू चिप छोड़ दे तो मिड कैप पे और स्मॉल कैप पे इनका फोकस बना हुआ है। आप क्या कहेंगी इनको? देखो, अगर 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, 70,000 की एसआईपी और 15 साल का होराइजन है, तो अच्छा खासा 3.5 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा। 3.5 करोड़, जी। 3.5 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा, विच इज अ वेरी गुड अमाउंट। तो डेफिनेटली टारगेट अगर इस तरीके का है दिमाग में तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंड सिलेक्शन अगेन विपुल, जैसे आपने भी राइटली पुट अप किया, एक तो 2 आईसीआईसीआई के फंड्स, एक तो ब्लू चिप फिर निफ्टी। तो डेफिनेटली आपने इंडेक्स को भी रखा है एंड एक एक्टिव फंड को भी रखा है, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप एक ही कंटिन्यू करें। ब्लू चिप एक एक्टिव फंड मैनेजमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। निफ्टी वाला आप आपके पोर्टफोलियो से निकाल दे, इसको हम चेंज कर देते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप डेफिनेटली कर सकते हैं, मोतीलाल मिड कैप कर सकते हैं, निपॉन, निपॉन भी आई थिंक लार्ज कैप था या स्मॉल कैप है। मैं एक सेकंड मैम इनको चेक कर लेता हूँ। निपॉन का भी शायद इनके पास स्मॉल का भी था। एक सेकंड मैम, मुझे एक सेकंड आप दीजिए। यहाँ पर इनका एक तो इतनी तेज़ी से सवाल नीचे से स्मॉल ऊपर। कैप है इनके पास, बंधन स्मॉल कैप है। हाँ हाँ, निपॉन का इन्होंने जो फंड दिया हुआ है मिड कैप लगा रखा है मैम, 10,000 रुपये उसमें लगा रहे हैं। तो देखो, मोतीलाल भी मिड कैप है, निपॉन भी मिड कैप है, तो आई थिंक वो भी रेप्लिका हो रहा है, तो वो भी एक मिड कैप बंद कर दें। जी। बंधन स्मॉल कैप ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पे कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी नहीं है, एक इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड आप शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा स्ट्रैटेजी हो जाएगा पोर्टफोलियो में। एंड एट द सेम टाइम अगर टॉपअप करना भी है तो आप या तो फिर पराग पार एक फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, ताकि उसमें थोड़ा बहुत वैल्यू का भी एक स्ट्रैटेजी हो जाएगा, एट द सेम टाइम इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल जाएगा। देखो, एसबीआई पीएसयू एक बहुत ही सेक्टोरल एंड सेक्टर स्पेसिफिक एक थीमेटिक फंड है, जो आप देखेंगे पीएसयू के रिटर्न्स एक टाइम पे बहुत अच्छे आते हैं, फिर एक टाइम पे उसका एक लो साइकिल आता है। सो अगर आपकी एसआईपी पुराने टाइम से चली आई हुई है और आपने उसकी साइकिल देखी हुई है, पीएसयू में पैसा लगाना कोई हानिकारक नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन एकदम ही अगर आपको नेक्स्ट जल्दी से रिटर्न देखने हैं 2 साल 3 साल के अंदर, तो अगेन उसमें ऊपर नीचे चढ़ाव उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। सो उसको एक को संभाल के बाकी सब कैटेगरीज के हिसाब से मेरे हिसाब से पैसे बराबर लगाए हुए हैं। बिल्कुल। हमारे एक दर्शक है विनोद कुमार जी, कह रहे हैं एक्सपेंस रेशियो एनएफओ में लिखना चाहिए
ये नहीं मेंशन करना ठीक नहीं है, बाद में चीटिंग हो रही है ज़्यादा रेट चार्ज काट करके। से भी प्लीज़ इस पर ध्यान दें। तो लोग अपनी अपनी टिप्पणियाँ भी इस पर कर रहे हैं। लेकिन पूजा मैम, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ कार्यक्रम करके, काफ़ी लंबे समय बाद, और समय बिल्कुल पता नहीं चला कैसे बीता। और सामान्य तौर पर ये कार्यक्रम हमारे सहयोगी हर्ष करते हैं, लेकिन जब मुझे पता लगा कि आप आ रही हैं तो मैंने फिर प्रोड्यूसर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि ये कार्यक्रम मुझे करने दिया जाए। तो बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू। आप आगे भी अपना समय जो है समय समय पर देते रहिए और हमारे दर्शकों को गाइड करते रहिए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मैम। People, really happy to be on your show and good luck. थैंक यू मैम। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। सिप की टिप में आपका भी अगर कोई सवाल है, कोई पोर्टफोलियो है, कोई टारगेट आपने सेट कर रखा है लेकिन आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचे कैसे, तो आप अपना प्रश्न हमें भेजें 9354027995 9354027995। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर। सवाल थोड़े डिटेल में अगर आप भेजेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। पोर्टफोलियो की जितनी डिटेलिंग आप करेंगे, जितना अपने टारगेट को स्पष्ट रूप से लिखेंगे, उतना ही स्पष्ट रूप से हमारे एक्सपर्ट आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आपको अपने टारगेट अचीव करने के लिए क्या टाइम रखना चाहिए, क्या कितनी एसआईपी आपकी होनी चाहिए। कोई सुझाव हो तो भी भेजते रहें। मुझको अभी के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत सारे दर्शक बहुत सारे शेयरों पे रेलटेल है और शेयरों पे सवाल पूछ रहे थे। महेंद्र सिंह राजपुरोहित जी हैं और भी बहुत लोग हैं। लेकिन आप लोगों के लिए बता दें कि ये सिर्फ म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ शो है। सुबह 8:45 बजे, 10 बजे, दोपहर 1 बजे, दिन भर सवालों के जवाब आपके मिलते रहते हैं। तो आप लगातार बोनस के साथ बने रहिए। मुझको इजाज़त दीजिए। फ़िलहाल के लिए नमस्कार।